कमलनाथ जी के साथ आपने काफ़ी समय बिताया, मतलब आपने उनके साथ काफ़ी यात्राएं भी की, आंदोलन भी किए आपने। तो 1-to-1 बैठ के कभी बात नहीं की आपने कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, 1-to-1 तो हमारी उनकी रोज ही बात होती थी। अच्छा। मान के चलिए एक हफ्ते में कम से कम 2 बार तो एक आधा घंटे के लिए बैठते ही थे। अच्छा। मैं तो उनकी कोर टीम का हिस्सा था जिसमें 7-8 लोग थे। लेकिन मैं उनसे कहता था कि आप मिस्टर बंटाढार से बचिए। ये जो मिस्टर बंटाढार कांग्रेस में है, हाँ, जिनका नाम सभी ने दे रखा है, और वो सामंतियों के राजा हैं। जनता का राजा तो कोई बचा नहीं। जब से बाबा साहब का संविधान लागू हुआ, जब से कांसीराम साहब और मुलायम सिंह जी जैसे नेताओं का मिशन चला, तो तब से जनता का राजा कोई नहीं बचा। ये कहा भी तो था कि सरकार में मुख्यमंत्री जरूर कमलनाथ है, लेकिन सरकार चला दिग्विजय सिंह रहे। बिल्कुल दिग्विजय सिंह जी ने चलाई। आप ही बताइए, मेरे सिर्फ 2 सवाल हैं कि क्या मध्य प्रदेश की सरकार कितनी बन चुकी है देश की आजादी के से लेके अब तक? क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि मध्य प्रदेश की सरकार में सारे मंत्री कैबिनेट बनाए जाए? सिर्फ कमलनाथ जी की सरकार में ऐसा हुआ कि एक भी राज्य मंत्री नहीं था, सारे कैबिनेट मंत्री थे। क्यों? क्योंकि दिग्विजय सिंह जी को अपने बेटे को जूनियर होने के बाद भी कैबिनेट का दर्जा दिलाना था, इसलिए सारे मंत्रियों को कैबिनेट बनवा दिया। इससे बड़ा निर्णय बेटे की खातिर। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं अभय मित्तल आपका स्वागत करता हूँ मेरे शो T3 टी टेबल टॉक पर। और आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट है वो है दामोदर यादव जी, जो कि जागो हिंद संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, DPSS पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और कांग्रेस पार्टी में जब ये थे तो इनकी एक अहम भूमिका थी। ये पार्टी में स्टार प्रचारक थे, पार्टी के उपाध्यक्ष भी रहे। तो आइए इनसे कुछ मुद्दों पर, जरूरी मुद्दों पर, मध्य प्रदेश के मुद्दों पर, देश के मुद्दों पर, दतिया के मुद्दों पर बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मित्तल जी, कैसे हैं सर? और आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने पॉडकास्ट शुरू किया और काफ़ी अच्छा लोगों में उसकी स्वीकारता हो रही है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं। पहले तो आपको बहुत बहुत हमारी तरफ से धन्यवाद कि आपने समय दिया अपना। देखिए, समय तो मैं पत्रकार साथियों को हमेशा देता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी आवाज़ 1000 से अगर 1 लाख 1 करोड़ तक पहुँचेगी, वो तो आप सबके माध्यम से पहुँचेगी। और ये बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है, बहुत महत्वपूर्ण साधन है। बस चिंता इस बात की है कि इसका दुरुपयोग होने लगता है, इसका सदुपयोग हो तो बहुत बेहतर है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जब आप कांग्रेस पार्टी में थे तो एक उच्च मुकाम पर थे आप, बड़े बड़े नेताओं के साथ आपका उठना बैठना था, आप स्टार प्रचारक रहे कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष भी रहे। तो पिछली पंचवर्षीय में ऐसा क्या हुआ, मतलब इस बार की पंचवर्षीय में, कि आपने कांग्रेस का दामन छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं लीडर उसको मानता हूँ जो इस देश के अंदर गरीब शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ सके। चूंकि भाजपा ये काम नहीं कर सकती थी, इसलिए मुझे कांग्रेस में जाना पड़ा। मैं भाजपा को इस रूप में पसंद नहीं करता। वो कभी भी गरीब शोषित वंचित किसान मजदूर की आवाज़ नहीं उठाती है, इसलिए हमें कांग्रेस का दामन थामना पड़ा था। और जब कांग्रेस का दामन थामा था तो राहुल गांधी जी से सबसे पहले भेंट हुई थी और सभी बड़े नेताओं से। तो एक ही मुद्दे पर चर्चा हुई थी कि क्या आप शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ पाओगे, क्या किसान मजदूर की को हक दिला पाओगे। और इस वादे के साथ मुझे पार्टी के अंदर लिया गया और बड़ी जिम्मेदारियां भी संगठन में दी गई। लेकिन जब होता है कि बाहर से हम घर देखने जाते हैं रिश्ता करने के लिए, तो घर अच्छा लगता है, लड़का लड़की कुछ भी देखने जाएं वो अच्छा लगता है, लेकिन जब विवाह हो जाता है तब असलियत पता चलती है। तो यही हुआ कि जब मैं कांग्रेस के अंदर काम करने लगा, और मैं दावे से कहता हूं कि जब कोरोना का काल आया तब सारे नेता, उपचुनाव आ गया था, मध्य प्रदेश की सरकार सिंधिया ने गिरा दी थी, तो कमलनाथ जी ने मुझे CM हाउस में बुला के कहा कि दामोदर, आपके सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है, नहीं तो सरकार हम वापस ला ही नहीं पाएंगे। और प्रदेश उपाध्यक्ष बना के मुझसे कहा कि आप दौरे करके जिन सीटों में उपचुनाव है वहां आपकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है, एक ओबीसी नेता और एक अम्बेडकरवादी नेता होने के नाते और एक यादव समाज का होने के नाते। मैं जब कोरोना काल में सब घर पे छुप के बैठे थे, तब मैंने इस कांग्रेस को जिंदा करने के लिए काम किया। उसके बाद भी लगातार कांग्रेस के लिए ढेर सारे काम करता रहा। ऐसा होने लगा था कि मेरे बंगले पे इतनी भीड़ होने लगी थी जितनी बड़ी भीड़ बड़े बड़े नेताओं के यहाँ भोपाल में नहीं हो रही थी।
लेकिन जब मैंने फिल्टर लगाना शुरू किया, मैंने कहा कि मैं अपने SC ST OBC के भाइयों को वादा करके कांग्रेस में तो जोड़ रहा हूं, लेकिन पहले ये बताओ कि इनको हक दोगे कि नहीं, खासतौर पे OBC के भाइयों को, क्योंकि SC ST की सीटें तो आरक्षित करके गए बाबा किससे साहब। कहा आपने? कमलनाथ जी से? सभी से कहा, कमलनाथ से कहा, विशेष तौर पर कमलनाथ से कहता था, और राहुल गांधी जी से जब भी मिलने का अवसर मिलता था उनसे कहता था, मध्य प्रदेश के जो प्रभारी होते थे उनसे कहता था। और मैंने देख लिया था कि पूरी तरह से मध्य प्रदेश की कांग्रेस सामंतवाद के चुंगल में है। अच्छा। स्वयं कमलनाथ जी सामंतवादियों के चुंगल में थे। तो मुझे चिंता हुई, तब मैंने बात की कि क्या ओबीसी को संख्या के अनुपात में भागीदारी मिलेगी। जब राहुल गांधी जी ने और खड़गे साहब ने ये स्पष्ट बात कही कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसको उतनी हिस्सेदारी के नारे पे हमारी पार्टी काम करेगी, तो अब आ गया था विधानसभा का चुनाव। तो मैंने कहा कि मुझे 132 टिकट ओबीसी के लिए चाहिए। मैं कांग्रेस में प्रदेश उपाध्यक्ष होने के साथ साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा वर्ग कांग्रेस का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी था और सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका में था, और मैंने पूरे प्रदेश में कमलनाथ संदेश यात्रा भी निकाली थी। तो उस नाते मुझे वादा किया गया कि राहुल जी कह रहे हैं, खड़गे साहब कह रहे हैं, अब तो सवाल ही नहीं उठता, पूरे 132 दिए जाएंगे। लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो मुझसे कहा गया कि आप अपना टिकट ले लो, लेकिन पूरे टिकट ओबीसी को मिला के हम 60-62 दे पाएंगे। ओनली 60-62? यस। इस बात पे मेरा झगड़ा शुरू हुआ, और झगड़ा जब भोपाल के दरबार से दिल्ली दरबार पहुंचा और दिल्ली में खड़गे साहब से मेरी मुलाकात कराई गई और इस संबंध में बातचीत की गई, तो मैंने खड़गे साहब से एक ही सवाल आदरणीय से पूछा, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। मैंने कहा, आप और राहुल गांधी जी दोनों कह रहे हैं कि संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दोगे, पार्टी के अंदर भी दोगे, तो आज जब विधानसभा का चुनाव है तब हमारे ओबीसी के लोगों को हिस्सेदारी क्यों नहीं दी जा रही है? दोनों की बातों में अंतर है, दिल्ली और भोपाल दोनों की। यस। तो यही मैंने कहा कि आप ये बताइए कि आपकी दोनों के वादे को नीचे क्यों जमीन पे नहीं उतारा जा रहा है। उन्होंने मेरे सामने कमलनाथ जी, रणदीप सुरजेवाला से कहा कि बात तो जायज है, सही बात, इस लड़के की बात जायज है, लेकिन जायज ही कह के चले गए, नीचे अपनी बात को नहीं उतार पाए। इस मुद्दे पे मैंने वादा कर दिया था कि ओबीसी के भाइयों, मैंने इस मध्य प्रदेश के अंदर यादव, गुर्जर, दांगी, रावत, कुर्मी, पाल, बघेल, कुशवा, केवट, नाई, ऐसे साहू, ऐसे लोग जोड़े थे जो कभी बीजेपी के साथ चलते थे, फिर कांग्रेस में मेरे कहने से आए, लेकिन उनको हक नहीं दिला पाया, तो फिर मैंने खुद ही उसी पार्टी को लात लगाने का निर्णय किया। अच्छा, तो आपने दिग्विजय कमलनाथ जी के साथ आपने काफी समय बिताया, मतलब आपने उनके साथ काफी यात्राएं भी की, आंदोलन भी किए आपने, तो 1 to 1 बैठ के कहीं बात नहीं की आपने कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, 1 to 1 तो हमारी उनकी रोज ही बात होती थी। अच्छा। मान के चलिए एक हफ्ते में कम से कम 2 बार तो एक आधा घंटे के लिए बैठते ही थे। अच्छा। मैं तो उनकी कोर टीम का हिस्सा था जिसमें 7-8 लोग थे। लेकिन मैं उनसे कहता था कि आप मिस्टर बंटाढार से बचिए। ये जो मिस्टर बंटाढार कांग्रेस में है, हाँ, जिनका नाम सभी ने दे रखा है, और वो सामंतियों के राजा हैं। जनता का राजा तो कोई बचा नहीं, जब से बाबा साहब का संविधान लागू हुआ, जब से कांसीराम साहब और मुलायम सिंह जी जैसे नेताओं का मिशन चला, तो तब से जनता का राजा कोई नहीं बचा। अब तो मिस्टर बंटाढार सामंतियों के राजा थे। मैंने कहा ये तुम्हारे राजा नहीं है, आप ध्यान रखो, अगर इनकी बात मानोगे तो सत्ता से दूर हो जाओगे, जाने कितने साल के लिए। पर होता ये था, कमलनाथ जी बेचारे सीधे पड़ जाते थे। कमलनाथ की छवि जनता में अच्छी थी। नहीं, आपने ये कहा भी तो था कि सरकार में मुख्यमंत्री जरूर कमलनाथ है, लेकिन सरकार चला दिग्विजय सिंह रहे। बिल्कुल, दिग्विजय सिंह जी ने चलाई। आप ही बताइए, मेरे सिर्फ 2 सवाल हैं कि क्या मध्य प्रदेश की सरकार कितनी बन चुकी है देश की आजादी के से लेके अब तक? क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि मध्य प्रदेश की सरकार में सारे मंत्री कैबिनेट बनाए जाए? सिर्फ कमलनाथ जी की सरकार में ऐसा हुआ कि एक भी राज्य मंत्री नहीं था, सारे कैबिनेट मंत्री थे। क्यों? क्योंकि दिग्विजय सिंह जी को अपने बेटे को जूनियर होने के बाद भी कैबिनेट का दर्जा दिलाना था, इसलिए सारे मंत्रियों को कैबिनेट बनवा दिया। इससे बड़ा निर्णय बेटे की खातिर। अब इसके बाद दूसरे मुद्दे पे आ जाइए। मध्य प्रदेश के मंत्रियों में 8 से 9 मंत्री सिर्फ एक ही जाति के थे, उन्हीं की जाति के, उन्हीं की सिफारिश पे बनते थे। तो पार्टी में किसी ने इसका बात का विरोध? एकमात्र ब्राह्मण था सामान्य वर्ग के लोगों में। अच्छा। और वैश्य एक भी नहीं था, एक भी वैश्य मंत्री नहीं था, एकमात्र ब्राह्मण मंत्री था, या दूसरा भी मान लो, उनको लेके मुझे कंफ्यूजन है जबलपुर वालों को, बस पीसी शर्मा का मुझे पता है, दूसरा ब्राह्मण मंत्री नहीं था। और लाहौर से लेके भोपाल तक और टीकमगढ़ छतरपुर से लेके भोपाल तक जितने सामंतशाही थे सबको मंत्री बना के रख लिया था इन्होंने। तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि दलित, पिछड़े, शोषित, वंचितों की पार्टी है, ऐसा लग रहा था कि सिर्फ सामंतशाहियों की पार्टी है।
तो ये निश्चित रूप से कमलनाथ जी, मैं तो दावे से कहता हूं, जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, कोई निर्णय हम सारे लोग साथी मिलके उनकी हमारी सहमति, सबकी सहमति से माननीय कमलनाथ जी लेते थे और वो निर्णय सुबह चेंज हो जाता था। पता चलता था रात को 11 से लेकर 1:30 बजे तक दिग्विजय सिंह जी बैठे और निर्णय चेंज हो गया। आपने कहीं बात की दिग्विजय सिंह जी से इस बारे में या किसी और मुद्दे के बारे में? नहीं, दिग्विजय सिंह से इसलिए बात नहीं की क्योंकि दिग्विजय सिंह जी जो है पूरी तरह से सामंतवादियों के समर्थक है। अच्छा। और मैं अम्बेडकरवादी होने के नाते संविधानवादी हूं और संविधानवादी होने के नाते सामंतियों का और मनुवादियों का घोर विरोधी हूं। तो जो उनका सरगना हो उससे क्या बात करना। नहीं, फिर भी अगर आप ट्राई तो करते, शायद हो सकता था कुछ और। नहीं, मैं क्यों ट्राई करूं? मैं क्यों ट्राई करूं? जिनके चमचों को मैं चुनाव हराने के लिए आतुर था और मैंने हरा के दिखा दिया। फिर जितने सिंह थे, बड़े बड़े सिंह, सबके सिंह उखड़ गए। वहीं से शुरू हो जाओ, वहां से लेके और भोपाल तक पहुंच जाओ। और दिग्विजय सिंह जी का भी बेटा इसलिए बच गया क्योंकि मेरे चुनाव में ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ था। अच्छा। कमलनाथ जी को दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि दामोदर को चुनाव भले ही हम नहीं लड़ा पा रहे हैं, मतलब दिग्विजय सिंह जी की इच्छा पूरी हो गई थी, उनको वादा कर दिया गया था 1 महीने पहले, 1.5-2 महीने पहले, कि ठीक है दामोदर जी का उपयोग करेंगे और उनको आखिरी टाइम पे समझा लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा था एक बात का ध्यान रखना कि दामोदर पहले ही इस बात को ना समझ जाए कि ओबीसी के लोगों को हक नहीं दे रहे हैं। अच्छा। अगर ये समझ गया तो ये पहले से विद्रोह कर देगा और फिर हमारी 25 सीटें हरा देगा। फिर भी हमने 15 तो हरा दी। मतलब इतना बड़ा सारे सिंगों के सिंग उखड़े हैं ना। हाँ, देख लीजिए। अच्छा। सारे सिंगों के सिंग उखड़े हैं। मैं उनके नाम लेके उनका कद बड़ा नहीं करना चाहता। आप खुद अंदाजा लगा लो कि सिंह कहां से शुरू होते हैं। भिंड जिले से सिंह शुरू होते हैं, फिर दतिया में आते हैं, दतिया से फिर शिवपुरी में पहुंचते हैं, शिवपुरी से अशोकनगर, अशोकनगर से भोपाल तक जितने सिंह पहुंचते थे सारे सिंगों के सिंग उखड़ गए। एक ही सिंह बचा, बस दिग्विजय सिंह का बेटा। तो वो इसलिए बच गया क्योंकि मेरे पास चुनाव के समय में सिर्फ 16 दिन मिले थे। तो मैं जाता, हेलीकॉप्टर से भी आता तो भी एक सभा करके आता। मात्र एक सभा का खेल था, 4200 वोट का खेल था, 4200 वोट। हाँ। और अगर मैं जाके सभा करता मुझे पूरी उम्मीद है कि 5000 वोट डिस्टर्ब हो जाते उनके। अच्छा। तो वो सिंह भी निकल। जब आपने पार्टी छोड़ी तो उस समय आखिरी पलों में कमलनाथ जी ने क्या कहा, कुछ कहा था? कमलनाथ जी दुखी हुए, भावुक हुए, उनकी आंखों से आंसू आए। अच्छा। हाँ, ये सब कुछ हुआ, ये सारा घटनाक्रम हुआ। और शायद मैं ही इस मध्य प्रदेश में ऐसा नेता था जिससे कमलनाथ जी ने रोकने के लिए, जिसको रोकने के लिए कम से कम 10 लगातार मीटिंगें 5 दिनों में की। अच्छा। और मध्य प्रदेश के प्रभारी को बिठाला, सभी को बिठाला। इवन दिग्विजय सिंह भी बैठते थे। पर मेरे आते से ही दिग्विजय सिंह अंदर चले जाते थे कि अब लीडर आ गया, मैं चला जाऊं। मैं कहता था हाँ आप चले जाओ। जब सब लोगों के सामने मीटिंग होती थी तब भी दिग्विजय सिंह नहीं बैठते थे? नहीं, हमारी मीटिंग में नहीं बैठते थे। जो मुद्दा मुझसे रिलेटेड या ओबीसी से रिलेटेड पे हम डिस्कस करते थे उसमें दिग्विजय सिंह जी कभी नहीं रहते थे। अच्छा जी। तो आपको ये बीजेपी में आने का मन नहीं हुआ आपको? नहीं, मैं बीजेपी से भी तो चुनाव लड़ सकता हूं। मैं बीजेपी मतलब मनुस्मृति, आरएसएस मतलब मनुस्मृति, मनु विधान से देश को चलाने वाली, चलाने की सोच रखने वाला एक संगठन है। और आरएसएस ही बीजेपी का माई बाप। अच्छा। तो बीजेपी और आरएसएस में कोई फर्क नहीं है। इसलिए मनुस्मृति पे हम विश्वास नहीं करते। हम मानते हैं ये देश संविधान से जितना चलेगा उतना मजबूत होगा, उतना हमारे शोषित वंचितों को लाभ मिलेगा। इसलिए आपने मनुस्मृति की पब्लिकेशन और बिक्री पर भी आपने रोक लगाने की बात। मनुस्मृति का शायद आपको पता नहीं होगा कि इस देश में मुझे सिर्फ 3 लोगों का पता है कि 3 लोगों ने जला पाई आज तक। सबसे पहले मुझे बाबा साहब अम्बेडकर साहब का पता है, उन्होंने मनुस्मृति जलाई थी, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा इतिहास में। दूसरा पेरियार रामास्वामी जी ने मनुस्मृति तमिलनाडु में जलाई थी। और मैंने आज से ठीक 2 महीने पहले भोपाल के बीच चौराहे पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में मनुस्मृति जलाई। मुझे किसी चौथे का पता विरोध हुआ था इस चीज का? खूब विरोध हुआ था। प्रशासन ने खूब कोशिश की, मैंने कहा जेल ले चलो, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। और हमने डंके की चोट पे जलाई, पूरी मीडिया के सामने जलाई। अच्छा। जी हाँ।